नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंडक्शन मोटर को समझते समय आज जानते हैं इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग टॉर्क के प्रोडक्शन के बारे में और जानते हैं इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें स्पेस डिस्प्लेस्ड 3 फेज वाइंडिंग में टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और रोटर के कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ के करंट सर्कुलेशन से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक रोटेटिंग टॉर्क किस तरह से जनरेट होता है। और ये भी जानते हैं रोटेटिंग रोटर का खुद का मैग्नेटिक इफेक्ट भी जब एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है तो वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिवली कांस्टेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेंटेन करते हुए टॉर्क का प्रोडक्शन किस तरह से करता है। समझते हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। एक 3 फेज एसी मशीन के स्टेटर में एक बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग बांधी जाती है और उसके तीनों फेज की फिजिकल एक्सिस एक दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस्ड होती है। यहाँ इस चित्र में 2 पोल की मशीन दिखाई गई है जिसमें मैकेनिकल स्पेस पोजीशन एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल बराबर हैं और यहाँ आर, वाई और बी फेज की वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस्ड है। ऐसी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल से स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में हम ऐसा 3 फेज बैलेंस्ड करंट का एक्साइटेशन देते हैं जिसमें तीनों फेज टाइम कंडीशंस में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखते हैं और लीड फेज की फिजिकल एक्सिस से लैग करने वाले फेज की फिजिकल एक्सिस की तरफ, जैसे यहाँ आर से बी की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन साइनोसोडल है, लेकिन पीक वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है और एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की कांस्टेंट स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड एस फॉर सिंक्रोनस तुल्यकालीन गति कहते हैं और तुल्यकालीन गति का मान सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है। अगर 50 हर्ट्ज की हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है तो 2 पोल के लिए सिंक्रोनस स्पीड 3000 आरपीएम होगी और 4 पोल के लिए सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम होगी और नंबर ऑफ पोल बढ़ने से सिंक्रोनस स्पीड पोल के इनवर्स रिलेशन के अनुसार कम होती है। स्टेटर और रोटर के बीच के इस एयर गैप में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करते समय स्टेटर के स्टेशनरी कंडक्टर्स और रुके हुए रोटर के भी चालकों को काटता है और इससे चालकों के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलने से रोटर और स्टेटर दोनों चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। स्टेटर के साथ साथ रुके हुए रोटर के चालक भी स्थिर हैं तो चालक और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सापेक्षिक गति सिंक्रोनस गति के बराबर होने के कारण रोटर और स्टेटर दोनों चालकों में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। स्टेटर वाइंडिंग के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की किसी समय क्षण स्थिति पर स्थिति नॉर्थ पोल के नीचे स्टेटर से रोटर की तरफ डायरेक्शंस वाली होगी और अगर वो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के कंडक्टर के बीच में सापेक्षित गति के कारण रोटर के चालकों से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है और रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घड़ी की दिशा में घूर्णनशील है तो हम सापेक्षिक तौर पर चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर मानते हुए रोटर चालकों की गति को एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं और स्टेटर से रोटर की तरफ दिशा रखने वाले चुंबकीय क्षेत्र में अगर रोटर चालक घड़ी की दिशा में गति करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के अनुसार डॉट प्रकार की यहाँ आपकी स्क्रीन में देखते समय बाहर की तरफ आपकी तरफ चित्रानुसार होगी। एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने वाले फील्ड फ्लक्स में स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में रोटर के चालक रिलेटिव मोशन के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाते हैं और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट फ्लो होगा वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ जब बनाता है तो वो एयर गैप के मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टोर्ट कर देता है और रोटर के चालकों का मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप के स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्शन बनाता है जो रोटर चालकों में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक रोटेटिंग टॉर्क बना देती है। हम रोटर चालक की धारा में स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बल की अनुभूति होती है उसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल या लेंज के नियमानुसार निकाल सकते हैं और अगर स्टेटर से रोटर की तरफ नॉर्थ पोल की इन स्थितियों में कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ डॉट अनुसार धारावाही चालक हो तो उन्हें इन
काले तीर की दिशा में बल की अनुभूति होती है। इसी तरह से दूसरे चालक दूसरी तरफ विपरीत दिशा में बल अनुभव करके घूर्णनशील बलागुण बना देते हैं और एक रोटर अपने आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो धारा उत्पन्न हुई है रोटर में, उससे घूर्णन गति करने लगता है। इसीलिए इस तरह की मोटरों को, जिसमें रोटर में विद्युत धारा का उत्पत्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण से होती है और वही धारा घूर्णनशील आघूर्ण बनाती है, प्रेरण प्रकार के, इंडक्शन प्रकार की मोटरें कहते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर के घूर्णन की दिशा घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। इसे लेंज के नियमानुसार भी समझा जा सकता है। लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति से जो असर उत्पन्न होता है वो अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। यहाँ उत्पत्ति का कारण घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के चालकों के बीच में सापेक्षित गति होने के कारण चालकों के साथ जुड़ने वाले फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन है और उत्पत्ति का असर रोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूर्णन है। रोटर में जो घूर्णनशील बलागुण उत्पन्न होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के चालकों के बीच की सापेक्षित गति का विरोध और उत्पत्ति के कारकों को कमजोर करने का काम करता है। अर्थात जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटर के चालक गति करने लगेंगे, दोनों के बीच में सापेक्षित गति कम होगी, तो रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धाराओं का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर कम होने से कम होने लगेगा। और यही लेंज का नियम है जो कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का असर अपने उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है और इसी कारण से रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूर्णनशील बलागुण उत्पन्न कर लेता है। अगर कल्पना करें कि घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित धाराओं से रोटर जो अन्योन क्रिया करके घूर्णनशील बलागुण बनाता है, उससे रोटर की घूर्णन की गति घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इतना मान प्राप्त कर लेती है कि रोटर की गति और घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की गति एक ही दिशा में एक बराबर मान तुल्यकालीन गति के अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में रोटर में किसी भी प्रकार के फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होने से रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल या उनकी धाराएं नहीं होने से किसी भी प्रकार के बल आघूर्ण की भी उत्पत्ति नहीं होगी। एक आदर्श मशीन जिसमें कोई यांत्रिक भार नहीं है, किसी प्रकार की भी क्षतियां नहीं है, वो नियत तुल्यकालीन गति पे बिना बलाघूर्ण के भी चल सकती है। लेकिन एक व्यवहारिक मशीन में घूर्णन के दौरान घर्षण, हवा को चलाने का बोझ और कुछ भार हो सकता है और ऐसी स्थिति में गति को नियत रखने के लिए किसी बलाघूर्ण की आवश्यकता होगी और बलाघूर्ण के लिए रोटर चालकों में धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल होना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में रोटर की घूर्णन गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो होगी, लेकिन उस घूर्णन गति का मान किसी भी हालत में घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की जो तुल्यकालीन सिंक्रोनस स्पीड है उसे प्राप्त नहीं कर पाएगी। एक प्रेरण प्रकार की मोटर का रोटर किसी भी स्थिति में सिंक्रोनस स्पीड के बराबर गतियों को प्राप्त नहीं करेगा। उसकी घूर्णन गति सदैव सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम रहेगी। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्यविधि या उसमें बलाघूर्ण की उत्पत्ति को फ्लेमिंग के जो 2 नियम है हमारे, राइट हैंड रूल सीधे हाथ का नियम और लेफ्ट हैंड रूल उल्टे हाथ का नियम, उनकी मदद से समझाया जा सकता है। यहाँ चित्र में स्टेटर और रोटर की सतहों को प्रदर्शित किया गया है। स्टेटर की स्लोट्स में डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को यहाँ चित्र में नहीं दिखाया गया है और रोटर के चालकों को यहाँ बाहर उभार कर दिखाया हुआ है। किसी समय स्थिति पर अगर स्टेटर का ये भाग नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार कर रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्टेटर से रोटर की तरफ चित्रानुसार है और इन रोटर चालकों के सापेक्ष रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लाल तीर की दिशा में गतिशील होकर परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में सापेक्षित गति से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हम फ्लेमिंग के सीधे हाथ के नियम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। यहाँ स्टेटर से रोटर की तरफ कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में रोटर का कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष इस तीर की दिशा में गति करेगा तो चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल सीधे हाथ के नियमानुसार डॉट यहाँ स्क्रीन की सतह के लंबवत आपकी तरफ चित्रानुसार होगा। यहाँ पीली हाईलाइट में आए हुए भाग में स्टेटर अगर नॉर्थ पोल बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र को स्टेटर से रोटर की तरफ कार्यरत रखता है और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड के साथ अगर रोटेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी मानते हुए इस रोटर चालक की सापेक्षित गति को उल्टी दिशा क्लॉकवाइज में माना जा सकता है। और अब आप स्टेटर से रोटर की तरफ कार्यरत इस चुंबकीय क्षेत्र में चालक की यहाँ लाल तीर की दिशा में गति से प्रेरित
विद्युत वाहक बल की दिशा अगर फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से निकालते हैं तो वो यहाँ स्क्रीन के तल के लंबवत डॉट से आपकी तरफ चित्रानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। रोटर के चालकों में घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के बीच में सापेक्षित गति होने के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की धारा उत्पन्न होगी वो स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी और ये चुंबकीय क्षेत्र एयर गैप में स्टेटर से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनुक्रिया करके उसमें विकृति, डिस्टोर्शन, टेढ़ापन पैदा कर देगी और बल रेखाएं एक तरफ कम सांद्रता होकर दूसरी तरफ अधिक सांद्रता की हो जाएगी और ऐसी स्थिति में बल रेखाएं सीधा सबसे छोटा रास्ता प्राप्त करने के लिए इन धारावाही चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में एक बल अनुभव करा के घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घूर्णन गति उत्पन्न करने का बल बनाएगी। रोटर के चालकों में प्रेरित धारा से उत्पन्न बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी प्राप्त कर सकते हैं। जब यहाँ नॉर्थ पोल की स्थितियों पे स्टेटर से रोटर की तरफ कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में रोटर की प्रेरित धारा डॉट प्रकृति की यहाँ स्क्रीन के तल के लंबवत बाहर की तरफ आपकी तरफ चित्रानुसार होगी तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इन चालकों पे यहाँ तीर की दिशा में विद्युत चुंबकीय अनुक्रिया से बल की अनुभूति हो जाएगी और ये बल एक बलागुण बनाकर रोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही गति करने वाला बलागुण उत्पन्न कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में गति तो करेगा लेकिन उसकी गति की मान तुल्यकालीन गति से कुछ कम रहेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात की जाती है। इन दोनों नियमों की मदद से एक प्रेरण मोटर की कार्यप्रणाली को पुनः समझते हैं। यहाँ चित्र में नॉर्थ पोल बनने वाले स्टेटर भाग में चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर से रोटर की तरफ है और वो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज सिंक्रोनस स्पीड से जब गतिमान है तो स्टेटर से रोटर की तरफ कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी मानते हुए रोटर की सापेक्षित गति उल्टी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ली जाएगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा डॉट से तल के लंबवत बाहर की तरफ प्रेक्षक की तरफ चित्रानुसार होगी और ऐसी धारावाही स्थिति में स्टेटर से रोटर की तरफ कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक यहाँ तीर की दिशा में बल अनुभव करेंगे और उन बलों से जो बलागुण बनेगा वो रोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट करने लगेगा। एक प्रेरण मोटर के रोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल की धाराएं होती हैं उनका मान और उनकी आवृत्ति का मान एयर गैप में जो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसकी गति जिसे हम तुल्यकालीन गति कहते हैं और रोटर चालकों की गति जो तुल्यकालीन गति की दिशा में ही होती है उन दोनों के बीच में जो सापेक्षित वेग होता है उसके समानुपाती होती है। जो एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं आरपीएम में उसका रिलेशन 120 F/P है जहां F आपूर्ति की आवृत्ति है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और P रोटर और स्टेटर की वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल की संख्या है। अगर एक मशीन 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति पर काम कर रही है और 4 पोल की है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की घूर्णन गति 1500 आरपीएम बनाएगी। वर्किंग के दौरान रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट करता है लेकिन रोटर की गति सदैव रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति से कुछ कम रहती है और दोनों की गति में जो अंतर होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड n एक ही दिशा में है लेकिन दोनों में अंतर है और इस अंतर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के साथ पर यूनिट में जब हम पढ़ते हैं तो इस अनुपात को हम स्लिप फिसलन कहते हैं। यहाँ स्लिप जिसे स्मॉल s से डिनोट किया गया है ns रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड है और n रोटर की स्पीड है। अगर किसी मशीन में सिंक्रोनस स्पीड ns है और उसका रोटर s स्लिप पर कार्यरत है तो रोटर की घूर्णन गति आरपीएम में ns1 - s होगी। अगर एक प्रेरण मोटर पर कोई यांत्रिक भार नहीं है वो नो लोड पर है तो उसे घूर्णन के दौरान केवल घर्षण हवा को चलाने और छोटे आंतरिक लॉसेस की ही पूर्ति करनी है और ऐसी स्थिति में उसकी स्लिप बहुत कम ½ से भी कम पर यूनिट में ये 0.005 हो सकती है और मोटर की स्पीड ऑलमोस्ट तुल्यकालीन गति सिंक्रोनस स्पीड के बराबर गति पे रहेगी। अर्थात अगर एक 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति वाली मोटर 4 पोल के लिए डिजाइन है और उसकी सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है तो नो लोड की गति 1490 आरपीएम के आसपास हो सकती है। ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के बराबर गति पर एक मध्यम आकार की मोटर नो लोड पर गति कर सकती है और जब किसी मोटर पे
नो लोड की स्थितियों पे नेग्लिजिबल स्लिप पर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पर गति करने वाली मोटर पे जब यांत्रिक भार को बढ़ाया जाता है तो यांत्रिक भार की जो मंदन प्रवृत्तियां है वो मोटर के रोटर की गति को कम करके स्लिप के मान को बढ़ाती है, और ऐसी स्थिति में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की गति में अंतर बढ़ने से रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धाराओं के मान बढ़ते हैं और मोटर में अधिक बलागुण की उत्पत्ति होने लगती है। और मोटर का बढ़ा हुआ बलागुण जब भार के बलागुण के बराबर हो जाता है तो मोटर पहले से कुछ कम गतियां अधिक स्लिप पे एक स्थायी गति और स्थायी बलागुण उत्पन्न करने वाली स्थितियां प्राप्त कर लेती हैं। अब अगर हम मोटर पे यांत्रिक भार बढ़ाकर अधिक बलागुण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी गति घटेगी और स्लिप बढ़ेगी, और अगर भार का मान कम होता है तो मोटर पहले से कम बलागुण बनाने के लिए अपनी गति का मान बढ़ा लेगी और स्लिप का मान कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मोटर की जो गति की स्लिप है वो उस पर कितना यांत्रिक बलागुण बनाने की जिम्मेदारी है उसके द्वारा निर्धारित होती है। जब प्रेरण मोटर का रोटर स्टेशनरी अवस्था में है, स्टैंड स्टिल रुका हुआ है, तो उसमें और स्टेटर के चालकों में दोनों में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक जैसा सापेक्षित गति होने के कारण एक जैसी आवृत्ति की ही प्रेरित विद्युत वाहक बल और धाराएं होती है। तो रुके हुए रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। लेकिन जब रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रिवॉल्व करने लगता है, घूमने लगता है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में सापेक्षित गतियां कम होने से फ्लक्स में परिवर्तन अधिक देरी से होने लगता है और हमारे फ्रीक्वेंसी का मान कम होने लगता है। और हम कह सकते हैं कि रोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहे हैं उनकी आवृत्ति रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है या जो स्लिप स्पीड है उस पर निर्भर करती है। अगर किसी कार्य स्थिति में रोटर n रिवोल्यूशन पर मिनट पे स्लिप s के साथ कार्यरत है तो उस स्थिति में रोटर धारा की जो आवृत्ति है fr रोटर फ्रीक्वेंसी उसकी गणना की जा सकती है। एक पी पोल की मशीन में जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी f है तो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति रिवोल्यूशन पर मिनट में सिंक्रोनस स्पीड ns 120 f/p होगी। और रुके हुए रोटर चालकों में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच की सापेक्षित गति ns होने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति f है। लेकिन जब रोटर गतिमान है, रिलेटिव स्पीड ns - n हो गई है, तो हम पाते हैं कि रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बदल जाएगी, वो fr इस सूत्र अनुसार होगी। अगर हम दोनों संबंधों में आपस में विभाजन करें तो यहाँ ns - n में उधर के ns का भाग दें तो 120p दोनों में एक समान आने पर कट जाएंगे और ये अनुपात n गति में घूर्णनशील रोटर की प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति और सप्लाई आवृत्ति का अनुपात हो गया है। और हमें पता है घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की गति रोटर की गति का ये अंतर जब पर यूनिट सिंक्रोनस स्पीड पढ़ा जाता है तो इसे पर यूनिट स्लिप कहते हैं, जिसे स्मॉल s से अगर इंकित करें तो हम कह सकते हैं कि एक घूर्णनशील रोटर की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के साथ sf रिलेशन रखेगी अगर रोटर s स्लिप पर घूर्णनशील है। अगर स्टेटर सप्लाई की आवृत्ति f हो और रोटर s स्लिप पर घूर्णनशील है तो रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति fr sf होगी। और एक रुकी हुई अवस्था में स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब रोटर स्टेशनरी है, स्लिप का मान 1 है, तो हम पाते हैं कि रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, अर्थात रोटर की फ्रीक्वेंसी और लाइन फ्रीक्वेंसी एक रुके हुए रोटर में एक समान मान रखेगी। सामान्य भार की स्थितियों में जो स्लिप के मान हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि हमारा रोटर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे गति करने लगता है, और जब हम बहुत कम स्लिप पे काम करते हैं तो रोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति काफी कम हो जाती है। एक सामान्य मोटर में पूर्ण भार की स्थितियों में स्लिप 4% पर यूनिट में 0.04 हो सकती है, और अगर वो 50 हर्ट्ज की सप्लाई आवृत्ति पे काम कर रही है तो 4% स्लिप पर रोटर में जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी sf वो केवल 2 हर्ट्ज, बहुत कम होगी। और अगर ये मोटर पे लोड फुल लोड के बजाय पार्शियल लोड हो जाए और वो अगर 1% स्लिप पे काम करे तो हम पाते हैं कि 1% स्लिप पे रोटर की आवृत्ति मात्र आधा हर्ट्ज रह जाएगी। और नो लोड पे जब स्लिप का मान और कम हो जाता है तो हम पाते हैं कि रोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और धाराएं उत्पन्न हो रही हैं उनकी आवृत्तियां नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाती हैं। परीक्षाओं में बहुत सरल प्रकृति के न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर को 4 पोल के लिए वाउंड किया गया है और इसे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली सप्लाई से जोड़ा गया है। हमें इस 4 पोल और 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करनी है। अगर फुल लोड पे स्लिप 4% हो तो फुल लोड पे रोटर की क्या स्पीड है और रोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी आवृत्ति क्या है। अगर यही मोटर 900 आरपीएम पे
पे घूर्णनशील रहे, इसका रोटर अगर 900 आरपीएम पे चले तो रोटर में क्या फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी ये भी ज्ञात करना है। तो हमें पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं और वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल के साथ 120 F/P फॉर्मूला रखता है। और 4 पोल की मोटर 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे जब कार्यरत है तो उसके रिवोल्यूशन पर मिनट 1500 आरपीएम हो जाएंगे। और अगर एक मोटर किसी स्लिप S पर काम कर रही है तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड घट के रोटेटिंग स्पीड जो बनेगी वो ns1 - s से कैलकुलेट होगी। और अगर हम 4% स्लिप पे चल रहे हैं तो 1500 का 4% 60 आरपीएम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड में रिलेटिव स्पीड होगी। और 60 आरपीएम कम होने पे 4% स्लिप वाली मोटर की रोटेटिंग स्पीड 1440 आरपीएम हो जाएगी। और अगर हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी f है तो s स्लिप पे रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी FR/SF होगी। और 4% स्लिप या 0.04 यूनिट स्लिप पर 50 हर्ट्ज सप्लाई 2 हर्ट्ज की रोटर फ्रीक्वेंसी रखेगी। अगर यही रोटर 900 आरपीएम पे चले तो रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो स्पीड का अंतर है वो पर यूनिट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 40% स्लिप 0.4 स्लिप हो गई है। सामान्यतः इंडक्शन मोटरें 0.1 स्लिप से ज्यादा स्लिप पर कार्यरत नहीं रहती हैं क्योंकि उनका स्पीड टॉर्क रिलेशन अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में अगर स्लिप 40% है 0.4 है तो हम रोटर फ्रीक्वेंसी SF फार्मूले से अगर कैलकुलेट करें तो वो 20 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो गई है। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इस लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं जो ये साबित कर देगी कि एक इंडक्शन मोटर की वर्किंग और सिंक्रोनस मशीन की वर्किंग आइडेंटिकल नेचर की है। हालांकि एक इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस की बजाय एसिंक्रोनस दूसरी गतियों पर कार्यरत है। यहाँ स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप में एक सिंक्रोनस स्पीड से कार्यरत रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटर n स्पीड पर गतिमान था और स्लिप s मेंटेन कर रहा था तो उसमें स्लिप फ्रीक्वेंसी का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था। और एक रोटर की 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग स्टेटर की भांति ही एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और अगर रोटर में फ्रीक्वेंसी SF है तो रोटर के द्वारा उत्पन्न रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर 120 F/P को हम सिंक्रोनस स्पीड कहें तो हम पाएंगे कि रोटर के द्वारा जो स्वयं n आरपीएम से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूर्णनशील है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है जो SNS गति से रोटर के साथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही गति करने लगता है। और जब एक घूर्णनशील रोटर एक घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र बनाता है तो स्पेस की स्टेशनरी पोजीशन के साथ उसकी घूर्णन गति हम जो रोटर स्वयं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है SNS गति का उस गति में रोटर की गति को जोड़कर निकाल सकते हैं। और अगर हम इस जोड़ को करें और n की जगह रोटर की स्पीड को ns1 - s रखें और सिंप्लीफाई करें तो हम पाते हैं कि रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी स्पेस कंडीशंस में स्टेशनरी स्टेटर के सापेक्ष ns गति उसी गति से गतिमान है जिस गति से हमारा घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र गतिमान है। अर्थात स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में एक ही समान घूर्णन गति से घूर्णनशील है। अर्थात अगर एक 4 पोल की इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर काम करे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम होगी। और अगर फुल लोड स्लिप 4% है 0.04 यूनिट है तो हम पाएंगे कि इसका रोटर 4% स्लिप के साथ 60 आरपीएम रिलेटिव स्पीड बनाता हुआ 1440 आरपीएम पे रोटेट करेगा। और रोटर के रोटेशन और सिंक्रोनस स्पीड की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों की रोटेशन डायरेक्शन सेम होगी। और रिलेटिव स्पीड 60 आरपीएम के अकॉर्डिंग SF फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की आवृत्ति का करंट रोटर के चालकों में खुद का एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो SNS 60 आरपीएम पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे ही रोटर के साथ जब रोटेट करेगा तो उस 60 आरपीएम को 1440 आरपीएम के साथ जोड़कर अगर हम देखें तो स्पेस पोजीशंस के साथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर बना रहा है उसकी रोटेटिंग स्पीड भी स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर 1500 आरपीएम प्राप्त हो जाएगी। इसका अर्थ है कि चाहे हमारा रोटर किसी भी स्लिप के साथ किसी भी आरपीएम पे गतिमान हो वो अगर सिंक्रोनस स्पीड से डिफरेंट अगर गति रखता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस आवृत्ति का होगा वो आवृत्ति खुद एक ऐसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कि रोटर के साथ वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पेस पोजीशंस पे सिंक्रोनस स्पीड के बराबर स्पीड में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गति करने लगेगा। तो हम समझ सकते हैं कि स्टेटर की 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग
स्टार्टिंग में टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन से जो स्पेस में एक साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वैसा ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बराबर गति और समान दिशा में रोटर की धाराओं से भी उत्पन्न होता है और दोनों रोटर और स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में एक जैसी सिंक्रोनस स्पीड से एक दूसरे के सापेक्ष स्टेशनरी अवस्था बनाते हुए घूर्णनशील हैं और ये दोनों स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होकर एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड का एक रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और उसमें रोटेटिंग टॉर्क का प्रोडक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि रोटर और स्टेटर दोनों वर्किंग के दौरान जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो दोनों एक ही दिशा में सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते हुए एक दूसरे के साथ रिलेटिवली कांस्टेंट रहते हैं। अगर आपको ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।